नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। इंडोनेशिया में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाली पहुंचे तो उनका एजेंडा साफ था। इस दौरान वो न केवल G20 के मुद्दों पर दुनिया भर के नेताओं से विचार विमर्श करेंगे, बल्कि द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता इंडोनेशिया की अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। बाली रवाना होने से पहले अपने बयान में प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा का एजेंडा साफ कर दिया। पीएम ने कहा, बाली शिखर सम्मेलन के दौरान मैं वैश्विक विकास को फिर से पटरी पर लाने, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर G20 के अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। पीएम ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मैं इसमें भाग लेने वाले कई अन्य देशों के नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करूंगा। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वे बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। G20 विश्व विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 देशों के दायरे में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा प्रमुख रूप से आता है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में G20 की बेहद अहम ये बैठक है और मौजूदा कूटनीति में भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। इंडोनेशिया के लोकप्रिय पर्यटन स्थल बाली में विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता का जमावड़ा लग चुका है। बाली मंगलवार और बुधवार को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह से तैयार है और बाली में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज और जापान के पीएम फूमियो किशिदा सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। ताइवान से लेकर व्यापार जैसे मुद्दों पर तनातनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख व्यक्तिगत रूप से मिले। दोनों देशों के राष्ट्रपति की ये मुलाकात अमेरिका और चीन के बीच बदलते रिश्ते की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो शी के साथ संचार के रास्ते खुले रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से यह दिखाने की साझेदारी हमारे दोनों देशों के नेता साझा करते हैं कि चीन और अमेरिका अपने मतभेदों का प्रबंधन कर सकते हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वो चीन अमेरिका संबंधों और प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर बाइडेन के साथ विचारों का स्पष्ट और गहन आदान प्रदान करने के लिए तैयार हैं। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी मुलाकात की। बाइडेन ने इंडोनेशिया में जलवायु और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई निवेशों की घोषणा की। इसमें कार्बन कैप्चर पर एक्सॉन मोबिल और इंडोनेशिया की ऊर्जा कंपनी परतामिना के बीच $2.5 बिलियन का समझौता शामिल है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। गुजरात में अभी तक कुल 324 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 316 और दूसरे चरण के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र अभी तक जमा किए हैं। पहले चरण में राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा, तो वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुंद्रा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। गुजरात और खासतौर पर कच्छ के अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में कच्छ का विकास बीजेपी के राज में ही हुआ है। AIMIM प्रमुख ओवैसी को रविवार को गुजरात में उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। ओवैसी की पार्टी गुजरात में करीब 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बीच सूरत में एक जनसभा के दौरान मुस्लिम युवकों ने ही ओवैसी को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। ओवैसी के विरोध का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपा गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर लोगों के तहजीब को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सिविल कोड लाकर भाजपा हमें मिले संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है।
क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और भाजपा नेता रिबाबा जडेजा ने जामनगर उत्तर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा के साथ पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। रविंद्र जडेजा पत्नी के चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में जमकर हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात में एनसीपी के एकमात्र विधायक कंधाल जडेजा ने टिकट नहीं मिलने के बाद सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जडेजा ने 11 नवंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। उन्होंने 2012 और 17 में एनसीपी के टिकट पर पोरबंदर की कुटियाना सीट से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को मिल गई है। टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी के कुछ नेता पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के एक मौजूदा और 4 पूर्व विधायकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दी है। कुछ असंतुष्ट नेताओं ने कहा है कि वे समर्थकों से परामर्श करने के बाद अगला कदम उठाएंगे। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़े नेताओं को चुनावी प्रबंधन में लगाया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी करते हुए 42 नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का पर्यवेक्षक बनाया है। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मैनपुरी में जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन के समय डिंपल के साथ उनके पति और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मौजूद थे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। 16 नवंबर को इसकी जांच होगी। एमसीडी चुनाव में 19 नवंबर तक नामांकन वापस हो सकता है और एमसीडी चुनाव में मतदान 4 दिसंबर को होना है। दिल्ली पुलिस ने एक सनसनीखेज कत्ल के राज का पर्दाफाश किया है, जिसने मुंबई से लेकर राजधानी दिल्ली तक सनसनी फैला दी है। करीब 4 महीने पहले यानी मई में हुई श्रद्धा हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके प्रेमी आफ्ताब को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक आफ्ताब ने लिव इन में रह रही अपनी प्रेमिका श्रद्धा की पहले गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव के 35 टुकड़े कर डाले। उसके बाद काफी दिनों तक एक एक करके सभी अंगों को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ठिकाने भी लगा दिया। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस सभी डिजिटल और साइंटिफिक साक्ष्य को जुटाकर उसकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने उस फ्रिज को भी बरामद कर दिया है जिसमें कथित तौर पर शव के टुकड़े रखे जाने की बात कही जा रही है। सिनेमा के आनंद का उत्सव मनाने के लिए गोवा में 20 से लेकर 28 नवंबर 2022 के दौरान 53वां IFFI आयोजित होने वाला है। नई दिल्ली में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बताया कि फिल्म महोत्सव में फ्रांस कंट्री इन फोकस के रूप में शामिल हो रहा है। फ्रांस की 8 बेहतरीन फीचर फिल्में महोत्सव के दौरान दिखाई जाएंगी। यही नहीं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री आशा पारेख की 3 चुनिंदा फिल्में भी इस बार महोत्सव में प्रदर्शित की जाएंगी। महोत्सव का आयोजन फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव ने बताया कि टिकटों की बिक्री 18 नवंबर से शुरू हो जाएगी। 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे प्रमुख फिल्म समारोहों में से एक है, जिसमें इस बार महोत्सव में दुनिया भर की 248 फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जबकि कैन्स फिल्म महोत्सव से प्रेरित कुछ नए पहलुओं को भी इस बार के फिल्म महोत्सव में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्रों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बच्चों को देश के भविष्य का निर्माता बताते हुए कहा कि बच्चों को लगन और परिश्रम से हर कार्य करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों को प्रकृति के प्रति भी चिंता करनी चाहिए। रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रकों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग की तैयारी के लिए न केवल पर्याप्त वित्तीय संसाधन जरूरी हैं, बल्कि त्वरित और पारदर्शी फैसले भी आवश्यक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि निर्णय लेने में देरी से समय के साथ साथ धन की भी क्षति होती है। देश की युद्ध की तैयारी पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रक्षा मंत्रालय का लेखा विभाग त्वरित व पारदर्शी फैसलों में अहम भूमिका निभाता है। मिस्र के शर्म अल शेख में जारी COP27 समिट के बीच पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव लीना नंदन ने कहा कि इस साल का शिखर सम्मेलन उम्मीदों को हकीकत में बदलने के बारे में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव लीना नंदन ने आगे कहा कि भारत ने स्थायी खपत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दुनिया के संयुक्त प्रयासों का भी आह्वान किया है।
राजस्थान के अजमेर मंडल के अंतर्गत उदयपुर हिम्मतनगर खंड में उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को विस्फोटक के जरिए उड़ाने की खतरनाक साजिश रची गई है। इस खतरनाक साजिश के पीछे किन लोगों का हाथ है, इसका पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जांच जारी है। एटीएस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। एटीएस आतंकी साजिश के एंगल से जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उदयपुर रेल पटरी विस्फोट के आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने सोमवार को कहा कि भारतीय सेना स्वदेशी आधुनिकीकरण के लिए तैयार है और उसने रक्षा निर्माण में निजी क्षेत्र के महत्व को रेखांकित किया है। बेंगलुरु के भारतीय सेना सेवा कोर सेंटर एंड कॉलेज में आर्मी डिजाइन ब्यूरो के एक क्षेत्रीय टेक्नोलॉजिकल नोड के उद्घाटन समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का 25% स्थानीय उद्योग के लिए है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने छत्तीसगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय जीवन पद्धति हमारे भारतीय जीवन पद्धति का मूल्य है, हमें अपने गौरव का चयन करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमें अपने धर्म, संस्कृति, अपने देश के लिए निर्भय होकर चलना है। उन्होंने कहा कि हमारे भोलेपन का लाभ लेकर ठगने वाली दुनिया से बचना होगा। दिल्ली में आज से BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहन चल सकेंगे। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए CAQM के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने इन वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी। नई दिल्ली के अगस्त क्रांति मार्ग स्थित भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के ऑडिटोरियम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने सहकारिता मेला 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश की प्रतिमा का अनावरण भी किया। एम्स के OPD में मरीजों को डॉक्टर से दिखाने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। एम्स OPD में आने वाले मरीजों के लिए स्लॉट सिस्टम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन आज फिर से वायु गुणवत्ता बहुत खराब में पहुंच गई है। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें फटाफट। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और देखते हैं आगे की खबरें फटाफट। नोएडा में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार नोएडा में AQI 344 दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एकाएक करवट बदल ली है। शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा में बर्फबारी हुई, जिससे वादियां एक बार फिर से बर्फ से सफेद हो गई। उधर तमिलनाडु के कई जिलों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में मयिलादुथुराई जिले के स्कूल और कॉलेजों को भारी बारिश की वजह से बंद कर दिया गया है। मयिलादुथुराई जिला कलेक्टर ने इसकी घोषणा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बारिश प्रभावित और जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्सार की है, जब वाहन सड़क एवं भवन विभाग के एक दल को लेकर जा रहा था। राजस्थान के बाड़मेर के सिंघारी कस्बे में एक बड़ा हादसा में
एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे चल रहे राहगीरों को कुचल दिया। इसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे में एक 4 साल का बच्चा भी घायल हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए कठुआ जिले में तीसरे हाफ मैराथन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना है। सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई आवेदन अब ऑनलाइन हो सकेगा। अगले हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट आरटीआई पोर्टल शुरू कर देगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में हाईकोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल की मांग की गई थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 12 दिसंबर तक का समय दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार के उच्च स्तर पर विचार जारी है और जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन की अपील को खारिज कर दिया है। ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हुसैन पर दर्ज 3 एफआईआर को खारिज करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि राज्यपाल रमेश बैस को खनन पट्टे के मामले के संबंध में चुनाव आयोग की राय पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाए। रेप और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख की 40 दिन की पैरोल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने भूख से होने वाली मौतों पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से कहा कि वो भूख से मौत को परिभाषित करे। अदालत ने राज्य सरकार से ये भी पूछा कि सूबे में इस साल भूख से कितने लोगों की मौत हुई है। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सोमवार को बीएसई सेंसेक्स में 170 अंकों से भी अधिक की गिरावट आई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 170.89 अंक की गिरावट के साथ 61,624.15 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 20.55 अंक की मामूली गिरावट के साथ 18,329.15 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों को नुकसान से बाजार में नीचे आ गया। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 0.99% की गिरावट के साथ $95.04 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। तो वहीं WTI क्रूड का भाव 1.33% की गिरावट के साथ $87.78 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 52,000 रुपये के पार दर्ज किया गया। तो वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 61,000 पार पहुंच गई है। अमेरिकी करेंसी में सुधार और घरेलू शेयर मार्केट में सुस्ती के रुख को देखते हुए इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹48 की गिरावट के साथ 81.26 अस्थायी तौर पर प्रति डॉलर पर बंद हुआ। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने रविवार को कहा कि रूसी सेना की खेरसॉन से वापसी रूस के लिए एक और झटका है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास रूस के साथ युद्ध में गति है, लेकिन मॉस्को अभी हार मानने से कोसों दूर है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि हालांकि रूस को कम नहीं आंका जा सकता, इतिहास याद दिलाएगा कि रूस अपने आप में क्रूर हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये एक अनावश्यक युद्ध है जिसमें हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। रूस खुद को एक और संप्रभु राज्य पर थोपने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मूसलाधार बारिश से हालत बेहद खराब हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश से रेल लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है। खराब मौसम के चलते सोमवार को 20 कंटेनर वाली मालगाड़ी पटरी से उतर गई। यूक्रेन के खेरसॉन शहर का एंटोनिवस्की पुल रविवार को ढह गया। ये पुल शहर को रूसी कब्जे वाले क्षेत्र से जोड़ता था। हालांकि अभी तक पुल गिरने का कारण पता नहीं चला है। इसके अलावा एक बिजली संयंत्र को भी उड़ा दिया गया है। रूस ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यूक्रेनी सैनिकों ने रविवार को एंटोनिवस्की पुल के अवशेषों पर अपना झंडा लपेटा। ये पुल निप्रो नदी को पार करने का मुख्य रास्ता था। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि रूस की कार्रवाइयों और आर्थिक प्रभावों के खिलाफ दुनिया भर में नाराजगी है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यूक्रेन पर हमलों से ऊर्जा संकट और खाद्य संकट काफी पैदा हो गया है। यूक्रेन के शहर खेरसॉन के रूसी कब्जे से मुक्त होने के बाद स्थानीय लोगों ने यूक्रेनी सेना का आभार व्यक्त किया। खेरसॉन के निवासियों ने इस पर घटनाक्रम पर खुशी जताते हुए यूक्रेनी सैनिकों को गले लगाया। यूक्रेन के खेरसॉन शहर में वॉलंटियर्स ने रविवार को स्थानीय निवासियों को मानवीय सहायता प्रदान की। विश्व केंद्रीय रसोई संगठन ने लोगों में वितरित करने के लिए 600 पैकेट तैयार किए गए, जिसमें अनाज, तेल, जैम, डिब्बाबंद भोजन आदि चीजें वितरण के लिए शामिल थी। कांग्रेस के नवनिर्वाचित सदस्यों ने रविवार को जीत के बाद पहली बार वॉशिंगटन का रुख किया। सदस्य अभी भी कई अन्य चुनावों के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो ये निर्धारित करेंगे कि कौन सी पार्टी अमेरिकी संसद को नियंत्रित करेगी।
अमेरिकी सेनेट के नेता चक शूमर ने डेमोक्रेटिक पार्टी की रिपब्लिकन पर जीत का दावा किया है। इसके साथ ही शूमर ने कहा कि अमेरिकी सेनेट को आने वाले हफ्तों में देश की रण सीमा को संबोधित करने की आवश्यकता होगी। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मध्यावधि चुनाव के परिणामों पर कहा कि चुनाव में परिणाम जो भी हो, हम अपने देश को एक बेहतर स्थान पर ले जाने की राह पर हैं। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों की छवि काफी मायने रखती है। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों की छवि काफी मायने रखती है। नैन्सी पेलोसी ने जो बाइडेन को 2024 में फिर से चुनाव लड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि जो बाइडेन देश के एक महान राष्ट्रपति हैं। उन्होंने देश के लिए काफी कुछ कार्य किया है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुए धमाके के संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 81 लोग घायल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाका मध्य इस्तांबुल के तकसीम इलाके में एक व्यस्त पैदल मार्ग पर हुआ। धमाके के समय मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन तैयब ने इस धमाके को हमला करार दिया है। वहीं तुर्की पुलिस ने सोमवार को विस्फोट के संदिग्ध को गिरफ्तार किए जाने का फुटेज जारी किया। तुर्की की सरकार ने विस्फोट के लिए कुर्द उग्रवादियों को दोषी ठहराया और कहा कि पुलिस ने बम लगाने वाले व्यक्ति सहित 22 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का ऐलान कर दिया। इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचिंता को चुना गया है। T20 वर्ल्ड कप 2022 की मोस्ट वैल्यूएबल टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में भारत की ओर से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच पहले 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में सौराष्ट्र के युवा बल्लेबाज समर्थ व्यास ने मणिपुर के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने में सफलता पाई। समर्थ ने 130 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और अफगानिस्तान के विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज को टीम में शामिल किया है। केकेआर ने इन दोनों को गुजरात टाइटन से ट्रेड करते हुए हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि अगले साल के एशेज के बाद वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सत्र की अंतिम बैडमिंटन प्रतियोगिता BWF विश्व टूर फाइनल से हट गई हैं। सिंधु को राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बाएं टखने में चोट लग गई थी। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल किदाम्बी श्रीकांत ने मंगलवार से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन से अपना नाम वापस ले लिया है। श्रीकांत ने अपना पिछला टूर्नामेंट हाइलो ओपन में खेला था। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुलहम को 2-1 से हरा दिया है। युवा खिलाड़ी अलेजांद्रो गर्नाचो मैच के अंतिम क्षण में गोल कर मैन्यू को जीत दिलाई। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में एस्टन विला ने ब्राइटन को 2-1 से हरा दिया है। विला की ओर से दोनों गोल डैनी इंग्स ने किए। पोर्तुगल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया है। रोनाल्डो के दावों पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से जवाब मांगा गया है। इटालियन लीग सीरी ए के एक मैच में इंटर मिलान से एटलांटा को 3-2 से मात दे दी। जीत के साथ इंटर मिलान लीग में 5वें दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। 2 अक्टूबर को दृश्यम 2 की एडवांस बुकिंग शुरू होने के बाद 3 नेशनल चेन्स PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस ने ओपनिंग वीकेंड के लिए 35,332 टिकट्स बेचे। अक्षय कुमार के हेरा फेरी 3 में नहीं होने की बात करने के बाद से सोशल मीडिया पर फैंस इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्विटर पर #नो अक्षय कुमार नो हेरा फेरी 3 ट्रेंड करने लगा है। 12 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट पर शाहरुख खान और उनकी टीम को कस्टम अधिकारियों ने रोक लिया था। हालांकि अब खुद कस्टम अधिकारियों ने बताया कि दरअसल शाहरुख नहीं बल्कि उनके बॉडीगार्ड को एयरपोर्ट पर रोका गया था। अभिनेत्री काजोल आगामी फिल्म सलाम वेंकी में एक बीमार लड़के की मां की भूमिका निभाएंगी, जिसका निर्देशन अभिनेत्री निर्देशक रेवती ने किया है। ये फिल्म एक मां बेटे की जोड़ी की दिल को छू लेने वाली कहानी को दर्शाती है। और इसी के साथ आज के एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।